एक 22 साल की बास्केटबॉल प्लेयर जिसका फ्यूचर काफ़ी ही ब्राइट होने वाला था और काफ़ी कुछ वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही थी। लेकिन एक शाम उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे अपने ही होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, और ज़्यादातर मायनों में ये धोखा मर्डर ही होता है। आज का केस भी ऐसा ही है। और ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आज के केस में आगे बढ़ता हूँ और इस केस के बारे में अच्छे से जानते हैं। The brutal murder of Vyuzonu Zhao. वियोज़ोनू ज़ाओ एक 22 साल की लड़की, जो मतलब ओरिजिनली वो जखामा विलेज, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड से थी। और वो रहती थी ओल्ड मिनिस्टर्स हिल, कोहिमा में, कॉलोनी में एक। और वहाँ पर ही वो रहती थी। और काफ़ी मतलब उसका ब्राइट फ्यूचर था। और उसके मतलब अक्सर वो अपनी फैमिली को और सोसाइटी वालों को काफ़ी प्राउड फील करवाती थी। एक स्टेट लेवल की वो बास्केटबॉल प्लेयर थी। और काफ़ी मतलब करियर परस्यू कर रही थी। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एक शाम, यानी कि 24 अक्टूबर को वो घर से निकलती है शाम के समय बास्केटबॉल खेलने के लिए। और उसके बाद फिर रात के समय तक काफ़ी देर रात तक वो वापस नहीं आती। तो क्या होता है ऐसा वियोज़ोनू के साथ जो वो वापस नहीं आती, उसी के बारे में हम आगे अब बात करते हैं। What's the mystery behind Vyuzonu disappearance? उस शाम जब वियोज़ोनू अब मतलब बास्केटबॉल खेलने के लिए अपने वहाँ से मतलब अपने घर से वो जाती है अपने एक अडॉप्टिव अंकल के पास, उनके घर जाती है। और वहाँ पर किचन में वो फ़ोन यूज़ कर रही होती है कि उसका जो अंकल, जिसका नाम सैमुअल था, सैमुअल ज़ाओ, तो वो वहाँ पर आता है किचन में। और ज़ाओ को, वीहो लड़की का नाम शॉर्ट में हम कहेंगे, और उसे चाय बनाने के लिए कहता है। लेकिन और जो वीहो थी वो शायद नेगलेक्ट करती है, शायद किसी काम की वजह से, फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट कर रही होगी, तो उसी वजह से वो नेगलेक्ट कर देती है। और इसी बात से जो है ये चीज़ देखकर जो सैमुअल था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने मेरी बात को नेगलेक्ट कर दिया। और उसी चीज़ से वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है कि एक फायरवुड लेता है और उससे वीहो को इतनी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से मारता है कि उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ की वजह से मौत हो जाती है। और उसके बाद फिर वो जो बॉडी थी वीहो की, उसको ओल्ड हिल, जहाँ पे मतलब वो उसका अपार्टमेंट भी वहीं पर था, ओल्ड मिनिस्टर्स हिल, वहीं पर वहाँ के एक रिंग वेल के पास वो उस बॉडी को डंप कर देता है और एक सैक से और फायरवुड से कवर कर देता है। और उसका उसे लगता है शायद कि वो बच जाएगा और उसका एक तरीका काम करेगा कि और पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए वो चीज़ करता है। लेकिन उसका ये तरीका कितना ही कारगर होने वाला था, ये अभी आगे हम जानने ही वाले हैं और उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। Body discovery or initial response? तो नेक्स्ट डे सुबह के समय एक गुज़रता हुआ आदमी वहाँ से जा रहा था जब, तो वो वहाँ पर रिंग बेल के पास जब जाता है कुछ चेक करने के लिए, तो देखता है कि उसमें जो है फायरवुड और सैक्स रखे हुए हैं। और जो पिछले दिन उसने देखे थे कि वहाँ पर नहीं थे। और उसी की वजह वो उठाता है, उसे कुछ स्ट्रेंज लगता है तो उठाता है और उसे पता लग जाता है कि उसके अंदर एक बॉडी है। और वो ज़्यादा समय ना लेता हुआ पुलिस को कॉल करता है। और जो सीन है वो क्राइम सीन है वो सिक्योर किया जाता है। और थोड़ी ही देर बाद उस जो कोहिमा पुलिस है वो वहाँ पर क्राइम सीन पर पहुँचती है। और करीब दिन के समय तक दीमापुर जगह से फॉरेंसिक सर्च, मतलब एफएसएल टीम, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम वहाँ पर पहुँचती है। और वीडियोग्राफी, फ़ोटोशूट और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें करती है। और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा ले जाया जाता है। और
काफ़ी तेज़ी से मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से इस केस में थोड़ा समय लगता है। और जब इसके बारे में वहाँ के लोगों को पता लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सदमे में आ जाते हैं। फैमिली वाले भी काफ़ी शॉक में थे। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे वहाँ की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जिनका नाम नागालैंड स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन, और साउदर्न अंगामी शायद से यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और वेस्टर्न अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, और एसोसिएशन ऑफ कोहिमा म्यूनसिपल वार्ड एंड काउंसिल, ये ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस इस केस में जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट है उनसे मांग करती है कि जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और हमें क्रिमिनल का पता लगे। और काफ़ी ज़्यादा इस के मतलब केस को गलत ठहराया जाता है। और यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी थी वहाँ पर बास्केटबॉल की, वो भी इस केस को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बारबरिक क्राइम कहती है, और इस केस की जल्दी से जल्दी जांच करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के मतलब वो कुछ भी छुपाए नहीं, सभी कुछ पुलिस से मांग करती है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, कि अगर उन्हें कुछ भी पता लगता है तो वो जनता से इस चीज़ को ना छुपाए, उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए इस केस की सेंसिटिविटी और पब्लिक रिएक्शन को देखते हुए 26 अक्टूबर को ही एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, जिसके लीड में यानी जिसको जो टीम को लीड करते हैं ASP सोरिसो, कोहिमा सोरिसो, वो इस टीम को लीड करते हैं और पूरी तह तक जाते हैं और काफ़ी मतलब इन्वेस्टिगेटर्स की मतलब वो हेल्प लेते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें करते हैं। ब्रांच की हेल्प ली जाती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की हेल्प से, और काफ़ी इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, और काफ़ी जल्दी से जल्दी उस चीज़ की, जिसने भी ये चीज़ की थी उसको पकड़ने की मांग कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइप में था उस समय केस, और लोगों में काफ़ी गुस्सा इस चीज़ को लेकर बढ़ गया था, क्योंकि वो एक काफ़ी ऐसी लड़की थी जो काफ़ी मतलब उसमें अच्छा कर रही थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काफ़ी अच्छी प्लेयर थी बास्केटबॉल की, और इसीलिए मतलब उसका पकड़ा जाना तो जायज़ था, लेकिन वो कब पकड़ा गया उसके बारे में हम अब आगे बात करते हैं। तो 4 नवंबर को जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उद वो मतलब वहीं पर जो उसका अपार्टमेंट था वहीं से उसको उठा लेती है। वो इतना बेवकूफ़ था कि वो शायद कहीं गया भी नहीं, और शायद इसीलिए उसको प्राइम सस्पेक्ट के रूप में पहले अरेस्ट किया था। और उसी समय वो कबूल कर लेता है कि उसने ही मर्डर किया है, और वो भी बताया कि क्यों किया, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर जो SIT रिपोर्ट थी उससे उसकी जो इंजरीज़ थी, फिंगर्स ब्रोकन थी शायद किसी वजह से, वो अटैक करा होगा, तो उससे पता लग जाता है कि उसने ही ये सब किया है, और उसका ही इसके पीछे हाथ है। और फिर उसके ही नेक्स्ट डे जो SP है वहाँ के, मतलब कोहिमा के SP करोड़ी रहनसो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस के बारे में पूरी डिटेल देते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, क्रोनोलॉजी इसके पीछे क्या थी, किस तरह से उन्होंने अरेस्ट डिटेल देते हैं। और पब्लिक को जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर उस समय बात हो रही थी कि उसके साथ वो चीज़ की गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से ये पता लगा कि कुछ भी ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल एक्टिविटी का कुछ भी उसमें मतलब रिपोर्ट से सामने नहीं आया, और वैसा कुछ था भी नहीं। तो इसीलिए उस मिस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी उस समय स्प्रेड हो रही होगी, तो इसी वजह से वो मना करते हैं कि पब्लिक को कि इस तरह की गलत बातों को जो है वो ना फैलाए। और क्योंकि इससे काफ़ी दुख होगा फैमिली को भी और वहाँ के लोगों को भी, और मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी
तो इसीलिए उस चीज़ के लिए मना करते हैं और इसी तरह से उसको मतलब हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी वो केस जो है कोर्ट में चल रहा है और कुछ भी नई डिटेल उसके बाद से नहीं आई है। और शायद और केसेस की तरह भी ये केस भी काफ़ी लंबे समय तक ही चलेगा, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। लेकिन फैमिली इसमें पूरी तरह से बिखर गई है, लेकिन उन्हें वहाँ के लोगों का सपोर्ट और एसोसिएशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, जो मिलना भी चाहिए। लेकिन एक बेटी जो इतना अच्छा कर रही थी लाइफ में और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे एक सेंसलेस क्राइम जो उसने किया था, एक इंस्टेंट एंगर में आकर, तो उसने उसकी मतलब पूरी ज़िंदगी जो आगे की थी, जो उसका करियर था, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो इतना मतलब इसी वजह से हाइप में रहा क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर थी और अंडर 23 में वो मतलब हिस्सा भी लेने वाली थी। तो इसी वजह से जो वहाँ की जो बास्केटबॉल स्पोर्ट की जो एजेंसी थी, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर मतलब अपना दुख व्यक्त किया। तो ये केस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता लगा होगा, और अगर कुछ भी डिटेल इस केस के रिलेटेड आपको मिलती है, मुझे मिलेगी, तो ज़रूर आपको बताऊंगा अगर ये वीडियो चल जाती है तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहे दोस्तों, और ऐसे मतलब किसी पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि आज का समय आपको पता है कि कितना ख़राब चल रहा है। तो ऐसे नहीं है, जब मतलब जिन पर आपको पूरे सच्चे दिल से भरोसा है, उन पर ही भरोसा करें।